I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। और आज की पहल टेंसेस के साथ। टेंसेस seem like a huge mountain in our life for the sake of learning। सीखने के खातिर टेंसेस बहुत बड़ा पहाड़ सा लगते हैं कि टेंसेस की पहचान कैसे करी जाए, टेंसेस के रूल्स कैसे लर्न किए जाते हैं। But now they are going to be on your fingertip। लेकिन अब आपकी उंगलियों पर होंगे टेंसेस। चलते हैं टेंसेस को चुटकी के साथ कैसे सीखते हैं टेंसेस को। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट इज अ टेंस। एक टेंस होता क्या है? देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस अबाउट टेंसेस। टेंसेस की बहुत सी परिभाषाएं हैं कि टेंसेस ये होते हैं वो होते हैं, एंड टेंसेस इज नथिंग। मैं कहना चाहूंगा टेंसेस कुछ होते ही नहीं। कैसे? टेंसेस सिर्फ दो बातों का रिप्लाई होता है कि व्हेन एंड काइंड ऑफ वर्क, कब और किस तरीके का वर्क हो रहा है। आप सिर्फ दो बातों का जवाब दीजिए, आपको टेंसेस की पहचान हो जाएगी। देखिए कब, हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो तीन रेंजेस में होते हैं। या तो वो काम प्रेजेंट में होगा, या वो काम पास्ट में होगा, या आपका कोई भी फंक्शन फ्यूचर में होगा। ये तीन वक्त होते हैं काम करने के लिए। प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि विच इज गोइंग ऑन नाउ, जो अभी चल रहा है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, दैट इज योर पास्ट। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब वो काम विच इज गोइंग ऑन, दैट इज प्रेजेंट। एंड द वर्क विच हैज पास्ट, वो काम जो गुजर चुका है, दैट इज योर पास्ट। एंड येट टू कम, और जो आने वाला है उसे कहेंगे फ्यूचर। अब और कई बातों का पता लगाते हैं कि कितने तरीके के काम होते हैं हमारी लाइफ में। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ टास्क, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ वर्क। सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जैसे सुनने में भी लग रहा है कि अनंत, जिसकी कोई लिमिट ना हो। एक ऐसा काम जो अपनी जिंदगी में हम ऑफन करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं, उसे रिपीट करते रहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, मैं सोता हूं, तुम खाते हो, वे खेलते हैं, हम दौड़ते हैं। ये ऐसे काम हैं विच आर ऑफन रिपीटेड इन ऑल लाइफ। तो जो काम हमारी जिंदगी में रिपीट होते रहते हैं या हमारी हैबिट होते हैं, वो होते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट काइंड्स ऑफ वर्क। अब दूसरा काइंड ऑफ वर्क की बात करें, वहीं पर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस में क्या, द वर्क विच इज गोइंग ऑन, वो काम जो चल रहा है, कैरिंग ऑन है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो द वर्क इज गोइंग ऑन, ये काम चल रहा है, सो द टेंस इज कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से द काम which is completed, वो काम जो आपका पूरा हो गया, that is your perfect tense। perfect tense के सिंबल की बात करी जाए कि हमारा वर्क फिनिश हो गया, that is your perfect tense। आगे चलते हैं perfect continuous। perfect continuous का मतलब ये होता है कि काम कंप्लीट होने के बाद भी जारी रहे। इट मींस अभी परफेक्ट में देखा था आपने, द वर्क इज कंप्लीटेड, मैं पढ़ा चुका हूं, वे बाजार जा चुके हैं, वे खाना खा चुके थे, तो वर्क कंप्लीट हो चुका था। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्क कंप्लीट होने के बाद भी जारी रखता है। कैसे जारी रहता है? जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से अब तक का काम परफेक्ट हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपका काम कंटिन्यू है। इट मींस इट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये था सबसे अच्छा तरीका टेंसेस को पहचानने का। इसी तरीके से इंडेफिनिट को हम सिंपल के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आपने लिखा होगा, देखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इस तरीके के वर्ड, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, चाहे सिंपल प्रेजेंट कहें, बात एक होती है। कॉन्टिन्यूअस की जगह दूसरा वर्ड जो आजकल यूज किया जाता है, दैट इज प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ये भी नाम दिए जाते हैं परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बहुत अच्छी तरीके से आप सीख गए कि जिस वक्त आपका जो काम हो रहा हो और कैसा काम हो रहा, उसे जोड़ दीजिए, वही टेंसेस बन जाता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये काम डेली रूटीन के लाइफ में चलता रहता है। हूं प्रेजेंट को सिंपल करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसी तरीके से तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब प्रेजेंट में आपने इस काम को जारी रखा हुआ है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम कहें कि वे खेल चुके हैं, इसका मतलब प्रेजेंट में उन्होंने खेलने का काम
परफेक्ट कर लिया है तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो वो ये होती है कि तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब 2 घंटे से अब तक का काम आपने पूरा कर लिया है और अभी भी काम आपका कंटिन्यू है, तो आपका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से और भी कई होते हैं। पास्ट का एग्जांपल लेते हैं, वे शोर मचा रहे हैं, इट मींस वे शोर मचा रहे थे, पास्ट में उन्होंने शोर मचाने का काम कंटिन्यू किया था, इसीलिए वो टेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरीके से तुम शोर मचा रहे होगे, अब देखिए रहे होगे, आपने ये काम कंटिन्यू करके रखा है, कब कंटिन्यू करके रखा है, फ्यूचर में। जब आपको व्हेन और विच काइंड ऑफ वर्क का रिप्लाई मिल जाए तो इसका मतलब आपका टेंस पूरा हो गया। अब चलते हैं सबसे पहले टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, वो होता है आपका प्रेजेंट। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, वो था टेंसेस इन 7 मिनट्स। उसमें आप टेंसेस को बहुत ही जल्दी शॉर्ट में समझ सकते हैं 7 मिनट में। वहां आपको कंपाइल्ड एक साथ रूल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर स्टेप बाय स्टेप टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसे ये भी कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि वे शोर मचाते हैं, इसका मतलब वो डेली शोर मचाते हैं, वे शोर मचाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि वो खाना खाती है। देखिए ये हमारी लाइफ में डेली वर्क होते रहते हैं, ये वर्क प्रेजेंट में हो रहे हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यही वर्क अगर था के साथ होने लगे, कोई ऐसा वर्क जो ऑकेजनली रिपीटेड होता है या जो डेली लाइफ की डेली हॉबी होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर एस और ईएस एक रूल को फॉलो करते हैं, सिंगुलर एस और ईएस। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप एस और ईएस को लगाएंगे। इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब आप नो, यू विल नॉट अप्लाई एस और ईएस विद मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही, वो खाना खाती है, तो शी ईट खाती है, तो योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर मेंबर, तो मेन वर्ब के साथ हम एस या ईएस को अप्लाई करेंगे। आगे चल के ये भी बताएंगे कि ईएस को कब लगाना है और एस को कब लगाना है। तो शी ईट्स फूड। हालांकि किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको 4 पार्ट से होकर गुजरना पड़ता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने और भी कई वीडियोस में बताया है, टेंसेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बताया है, तो उन वीडियोस को आप देखें और समझने की कोशिश करें। यहां पर आते हैं है के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी अप्लाई डू और डज। हम डू और डज को अप्लाई करते हैं, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का अप्लाई होता है। लेकिन बट इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के केस में हम डू डज को अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या करना है कि मेन वर्ब सबसे पहले जब भी कभी कोई सेंटेंस बनाते हैं तब हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, देन मेन वर्ब को लगाते हैं एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ले लिया कि वो खाना खाती है, शी ईट्स फूड, शी लगा दिया। है के लिए डू और डज होता है, लेकिन अफर्मेटिव में अप्लाई यहाँ पे नहीं करना है। इट मींस अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब अप्लाई नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे कि मेन वर्ब के साथ एस और ईएस को अप्लाई करेंगे, तो शी ईट्स फूड, आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से और भी देखते हैं, वे शोर मचाते हैं, वे आपका प्लूरल है दे, और दे के साथ एस और ईएस नहीं लगाना है, तो आपका सेंटेंस बनेगा कि दे मेक अ नॉइज, वो शोर मचाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज नहीं यहां पर करना है, क्योंकि अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जा सकती है। तो आपका सेंटेंस होगा कि दे मेक अ नॉइज। अब हम बात कर रहे थे कि कभी तो ईएस लगाते हैं और कभी एस लगाते हैं। जैसे आपने नाउन्स में देखा होगा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में ओ, सी एच एस एस
या डबल एस आता है या एस एच आता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ई एस को जोड़ देते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपका लेते हैं, जैसे हमने सेंटेंस ले लिया कि वो स्कूल जाता है, इट्स योर सेंटेंस, वो स्कूल जाता है। तो इसमें क्या करना होता है कि ही गोस ओ, जब ओ आता है, जब लास्ट में ओ सी एच एस एच या एस या डबल एस आ जाएगा, इन दैट केस उन वर्ब के साथ आप ईएस को अप्लाई करोगे विद सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन। जैसे सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन के साथ हमने यहाँ पर एस को अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन के साथ वर्ब के साथ ईएस लगा रहे हैं, क्योंकि वर्ब के आखिर में ओ सी एच एस एच एस या डबल एस आता है, तो इन दैट केस आपको ईएस ही लगाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। अब आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ में आ गया होगा। एक और प्लूरल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा कि हम खेलते हैं, हम खेलते हैं, तो देन वी वुड टेक हियर वी हैव इंग्लिश, जैसे कि डू डज होता है, लेकिन नहीं लगेगी बिकॉज योर सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि वी प्ले, प्ले के साथ एस और यस का एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? बिकॉज वी इज प्लूरल हियर, वी आपका प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम फुटबॉल खेलते हैं तो आप वी प्ले के बाद फुटबॉल रख सकते हैं कि वी प्ले फुटबॉल, लेकिन आपका जो सिस्टम आपको फॉलो करना है वो आपको यही रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। योर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, आपका सब्जेक्ट आपके लिए डूअर ऑफ एक्शन होता है। वहीं पर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इज योर असिस्टिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया होती है, लेकिन हम इसको कहेंगे कि टेल्स अबाउट टेंस, ये टेंस के बारे में बताती है कि अगर है तो क्या लगना है था, गा। ये टेंसेस की रियल पहचान बताती है, व्हेन की पहचान, कब की पहचान बताती है। इसी तरीके से अब मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब योर एक्शन और वर्क, मेन वर्ब आपका एक्शन और वर्क होता है। वहीं पर ऑब्जेक्ट इज योर रिसीवर ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्ट जो होता है दैट इज योर रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन का प्राप्त करने वाला होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। तो हमें क्या करना है कि इन चार चीजों को अपने माइंड में बैठा के रखना है ताकि टेंसेस को आसानी से समझ सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, लेकिन इनका यूज नेगेटिव में आपको करना ही पड़ेगा। Once again, I would like to remind you the rule of present indefinite, that is singular s और es plural no, जैसा कि आप सीख चुके हैं। और चलते हैं some more sentences की तरफ। The sentences are he writes a letter, he is singular number, so we are using here s, he writes a letter. We get up at 5 o'clock, हम सवेरे 5 बजे उठते हैं। They always do our duty, वो हमेशा हमारी ड्यूटी करते हैं। तो these were the examples of present indefinite. कैसे करना है वो देखिएगा। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे? जैसे हमने बोला कि वो खाना नहीं खाती है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है कि वो खाना नहीं खाती है, तो आप क्या करेंगे कि शी डज नॉट ईट फूड। जब कभी भी व्हेन यू आर यूजिंग नॉट, जब कभी भी आप अपने सेंटेंस में नॉट का यूज कर रहे हैं, नॉट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब मतलब है, था, गा की इंग्लिश का आना जरूरी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हुआ करती है डू और डज। तो हमने बना दिया कि शी डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती है। अब इसी में एक प्लूरल का लेते हैं, जैसे तुम कहते हैं कि तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू मार्केट, आप बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो हम यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट का यूज आपको करना पड़ेगा निगेटिव सेंटेंसेस के साथ। इसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और बता दें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नथिंग, कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम आगे की तरफ रख देते हैं और हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। अगर इन्हीं निगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मान लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं,
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे देखिए। क्या होता है कि वो खाना नहीं खाती है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कि क्या वो खाना नहीं खाती है, तो देन यू हैव टू टेक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक सवाल उठ गया तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो इसमें क्या करेंगे, डज को आप पहले ले लेंगे। जब डज को पहले ले लेंगे, डज लेकिन एस स्मॉल हो जाएगा, डज शी नॉट ईट फूड। डज इज टेकन इन द बिगिनिंग, हेल्पिंग को पहले ले ली जाती है। इसी तरीके से आप डू को पहले ले लेंगे, यू आपका स्मॉल हो जाएगा, तो डू जब यहां पर लगाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट नहीं जाते हो। क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बात को समझना है कि नॉट आपका ऑप्शनल है। अगर सेंटेंसेस में आप नॉट नहीं बोल रहे हो तब आपको नॉट का यूज करना है, वरना आपको नॉट का यूज नहीं करना है। ये सेंटेंस है कि डज शी ईट फूड। अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि डज शी नॉट ईट फूड। ओके, तो डज शी ईट फूड, आप इसकी सेटिंग अच्छी सी कर लीजिए। डज शी ईट फूड, इसकी भी सेटिंग अच्छी से करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा कि डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव को सीखने के साथ साथ हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट को भी सीखने की कोशिश करेंगे और